हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जिस अमेरिकी नौसेना ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत को पनडुब्बी से मारकर समुद्र में डुबो दिया था और ईरान के तकरीबन 85 सेलर्स मारे गए थे, आज उसी अमेरिकी नौसेना की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि उसके सैनिक अपने ही जहाज से समुद्र में कूदकर जान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर ईरान ने ऐसा क्या किया? आखिर ईरान से टकराने के बाद सुपर पावर अमेरिकी नौसेना की हालत इतनी बुरी क्यों हो गई, इसे समझेंगे। आज अमेरिकी युद्धपोत और जहाज बार बार ऐसे संकटों का सामना कर रहे हैं जिन्हें देखकर पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका को शायद आज भारत की याद आ रही होगी, क्योंकि भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार संकट के समय हिंद महासागर से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों को, अमेरिकी नेवी के युद्धपोतों को और उनके सहायक जहाजों को मेंटेनेंस करके उन्हें जीवन दान दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वह रिस्पेक्ट नहीं दिया जिसके लिए भारत हकदार था। उन्हें लगता था कि हिंद महासागर में वह अकेले सब कुछ संभाल लेंगे और चाइना को काउंटर भी कर लेंगे। लेकिन अब समुद्र से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर शायद डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को भारत की बहुत याद आ रही होगी। अब जरा देखिए, जिस अमेरिकी युद्धपोत को दुश्मन के मिसाइलों से लड़ना था, वहीं 4 दिन तक बिजली से लड़ता रहा। आखिर कैसे चाइना के नजदीक जाते जाते अमेरिकी जहाज पर अचानक टॉयलेट, एयर कंडीशनिंग, भोजन व्यवस्था और पीने के पानी जैसी सुविधाएं प्रभावित होने लगी? आखिर ऐसा क्यों होने लगा? 10,000 टन का वॉरशिप समुद्र में तो मौजूद था, लेकिन अपने ही पावर सिस्टम के सामने बेबस नजर आया। आखिर 10,000 टन वजनी इस युद्धपोत को अपनी ताकत से आगे बढ़ने में परेशानी क्यों हुई? आज अगर आप देखें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। चाइना भी उसे अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा है, लेकिन पावर सप्लाई ने अमेरिका की पावर का टेस्ट ले लिया है। उसके जहाज पर मिसाइल्स मौजूद थे, कई सारे गन्स भी मौजूद थे, रडार्स थे, लेकिन टॉयलेट और एसी चलाने के लिए बिजली ही नहीं थे। 4 दिनों तक बिजली संकट झेलने के बाद यूएसएस बेनफोल्ड को फिलीपींस के सुबिक बे तक खींच कर ले जाया गया, जहां उसकी मरम्मत की गई। यानी समुद्र में दुश्मन से भिड़ने निकला यह अमेरिकी वॉरशिप आखिरकार रस्सी के सहारे किसी तरीके से पोर्ट तक पहुंचाया गया। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर यह लोग चाइना जैसे विशाल नेवी से ताइवान, जापान और साउथ कोरिया को कैसे बचा पाएंगे? उधर अमेरिकी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन को देखकर तो ऐसा लगता है कि दुश्मन सामने न हो तब भी लगातार महीनों समुद्र में रहना सैनिकों के दिमाग के लिए एक अलग तरह की लड़ाई बन जाती है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार अब्राहम लिंकन जहाज पर मानसिक तनाव और थकान इतनी बढ़ गई थी कि कुछ सैनिकों ने समुद्र में कूदने की कोशिश भी की है, अपनी जान देने की भी कोशिश की है। पता नहीं ये क्या चल रहा है। और इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अगली बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे सनसनीखेज दावा कुवैत में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हो रहा है, जहां से पूरा खेल ही बदल सकता है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी युद्धपोत की बेबस हालत ने कैसे 4 दिन तक समुद्र में तहलका मचा दिया। तो अमेरिका की नौसेना के एक युद्धपोत के साथ दक्षिण चीन सागर में ऐसा हादसा हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस बेनफोल्ड बिजली संकट में फंस गया और करीब 4 दिनों तक जहाज की हालत बेहद खराब रही। समुद्र के बीच यह जहाज एक चलता फिरता शहर था और बिजली उस शहर की सांस थी जो अचानक चली गई, निकल गई। इसके बाद जहाज पर टॉयलेट, एयर कंडीशनिंग, भोजन व्यवस्था और पीने के पानी जैसी सुविधाएं प्रभावित हो गई। 10,000 टन वजनी इस युद्धपोत को अपनी ताकत से आगे बढ़ने में भी परेशानी हुई। दक्षिण चीन सागर की गर्मी में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। ऐसे माहौल में बिजली का चले जाना सैनिकों के लिए एक नई चुनौती बन गई और इस तरह से पावर के बिना बीच समुद्र में सुपर पावर का समुद्री पावर एक्सपोज हो गया। साउथ चाइना सी की गर्मी में बिना एसी के अमेरिकी जहाज ऐसे थे जैसे तपते रेगिस्तान में इंसान को छांव के बिना छोड़ दिया जाए।
अब आगे सुनिए कि जहाज का जनरेटर फेल होने के बाद आगे और क्या क्या हुआ। तो यह संकट 24 जुलाई को सामने आया, जब ऑपरेशन के दौरान जहाज के जनरेटर से जुड़ी इंजीनियरिंग समस्याएं पैदा हुई। अमेरिकी नौसेना ने इसे इंजीनियरिंग कैजुअलिटी बताया। इस जहाज के पास दुश्मन को जवाब देने के लिए हथियार थे, लेकिन एसी को जवाब देने के लिए बिजली नहीं थी। और इस पूरे माहौल को देखते हुए अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के प्रवक्ता ने कहा कि चालक दल ने मुश्किल हालात में धैर्य, प्रोफेशनलिज्म और मजबूती दिखाई है। और इसी बीच इस जहाज को राहत देने के लिए एक दूसरा अमेरिकी जहाज USS रॉबर्ट स्मॉल्स ने बेनफोल्ड के लिए पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया। और जापान आधारित USS जॉर्ज वाशिंगटन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप के दूसरे जहाज भी वहां पर मदद के लिए आगे आए। ऐसे में इस जहाज को थोड़ी बहुत राहत मिली। अब आगे सुनिए कि जहाज को रस्सी से खींचकर कहां पहुंचाया गया। तो देखिए, 4 दिनों तक बिजली संकट झेलने के बाद अमेरिकी जहाज USS बेनफोल्ड को फिलीपींस के सुबिक बे तक खींचकर ले जाया गया, जहां उसकी मरम्मत की गई। और अमेरिकी नौसेना के मुताबिक मरम्मत का काम 8 अगस्त को पूरा हुआ और फिर युद्धपोत ड्यूटी पर लौट आया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी साल मई में अमेरिका का एक और अर्ली बर्ग क्लास विध्वंसक USS हिंगिस भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बिजली और प्रोपल्शन की समस्या से जूझ चुका है। इस क्लास के 70 से ज्यादा युद्धपोत अमेरिकी बेड़े में हैं और इनकी इंजीनियरिंग विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर भी इस तरह की खबरों ने अमेरिका के लिए टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ एक बात साफ हो गई है कि मिलिट्री पावर का एक हिस्सा बैटलफील्ड पर दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा मेंटेनेंस यार्ड में छिपा होता है। और अमेरिकी नेवी के लिए दोनों को मैनेज कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। अब समझिए कि इस वक्त अमेरिकी नौसेना पर दुनिया भर में दबाव कैसे बढ़ रहा है। तो अमेरिकी जहाज बेनफोल्ड की परेशानी ऐसे समय पर सामने आई है जब अमेरिकी नौसेना पर दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इंडो पैसिफिक में अमेरिकी मौजूदगी बनाए रखने की चुनौती है और दूसरी तरफ ईरान से जुड़े सैन्य तनाव ने अमेरिकी संसाधनों पर दबाव डाला है। अमेरिका के लिए एक चुनौती यह है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को डेटर करना है, वहीं मिडिल ईस्ट में मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखनी है और दूसरी तरफ ग्लोबल कमिटमेंट्स भी जारी रखने हैं। आज US नेवी के लिए एक तरफ चाइना का प्रेशर, दूसरी तरफ ईरान का टेंशन और ऊपर से ग्लोबल डिप्लॉयमेंट के बढ़ते मिशंस ने उनकी चुनौती बढ़ा दी है, कई गुना बढ़ा दी है। इस समय अगर आप देखें तो USS जॉर्ज वाशिंगटन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप को मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ाया जा रहा है, जबकि USS अब्राहम लिंकन लंबे समय से समुद्र में तैनात है। ऐसे में एक के बाद एक अमेरिकी युद्धपोतों में तकनीकी दिक्कतें अमेरिकी नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता और उनके रख रखाव व्यवस्था पर भी गंभीर ध्यान खींच रही है। और एक बात याद रखिए, अमेरिका की नेवी के पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन ताकत को लगातार इस्तेमाल करने की भी एक कीमत होती है। और अगर आप उस ताकत को नहीं समझेंगे तो फिर आपका युद्ध अनअफोर्डेबल बन सकता है। और आगे बढ़ने से पहले जरा समझ लेते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत कैसे अमेरिकी नेवी के लिए एक लाइफ लाइन बन चुका है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत अमेरिकी नौसेना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक और लॉजिस्टिक हब बन चुका है, जो मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों को जापान या अमेरिका वापस जाए बिना बीच रास्ते में ही त्वरित और किफायती मरम्मत की सुविधा देता है। अब जैसे कि अगस्त 2022 में USNS चार्ल्स ड्रू का चेन्नई के L&T कटुपली शिपयार्ड में मरम्मत के लिए आना इस साझेदारी का पहला ऐतिहासिक उदाहरण था। और इसके बाद USNS मैथ्यू पेरी और USNS सेल्वोर जैसे बड़े सहायक अमेरिकी जहाजों की सफल सर्विसिंग भारत में की गई। और अगर आप वर्तमान में देखें तो L&T के साथ साथ भारत के प्रमुख सरकारी शिपयार्ड्स जैसे कि मझगांव और कोची शिपयार्ड भी अमेरिकी नौसेना के बेड़े के रख रखाव के लिए प्रमाणित हो चुके हैं, जो अमेरिकी घरेलू शिपयार्ड्स का दबाव कम करने और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच दोनों देशों की रक्षा संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। और इस तरह के भारत अमेरिकी साझेदारी को ज्यादातर अमेरिकी समझते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर आजकल एक अलग ही ट्यूनिंग बजा रहे हैं। और अब जब उन्हें रिपोर्ट और खबर मिल रही होगी कि अमेरिकी नेवी की हालत खराब हो रही है
तो उन्हें फिर से मेंटेनेंस के लिए मोदी जी को कॉल करना पड़ेगा। ऐसा नजारा अब साफ दिख रहा है। अब जरा युद्धपोत अब्राहम लिंकन को लेकर सुनिए कि कौन सी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तो अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिकी नौसेना की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच यह युद्धपोत करीब 7 महीने से लगातार समुद्र में तैनात है और यह 7 महीने की लगातार डिप्लॉयमेंट ऐसी है जैसे आप किसी धावक को फिनिश लाइन दिखाए बिना लगातार दौड़ाते रहते हैं। अब जरा सोचिए, 7 महीने तक घर से दूर, लगातार समुद्र में और ऊपर से युद्ध का तनाव, ऐसे में इंसान के दिमाग पर क्या गुजरती होगी। इस लिंकन जहाज पर 5000 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक और मरीन मौजूद हैं। अमेरिकी सांसदों के मुताबिक इस लंबी तैनाती ने सैनिकों की मानसिक हालत, मनोबल और रोजमर्रा की सुविधाओं पर गंभीर असर डाला है। इस जहाज के मिशन को मई में खत्म होना था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण इसे लगातार आगे बढ़ाया गया। अमेरिका को कम से कम यह तो समझना चाहिए कि वॉरशिप तो स्टील के बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले लोग स्टील के नहीं होते। और खास करके ट्रंप बाबू को यह भी समझना चाहिए कि एक सोल्जर बैटलफील्ड में दुश्मन से लड़ता है, लेकिन लंबे डिप्लॉयमेंट में उसे लोनलीनेस, एग्जॉस्शन और अनसर्टेनिटी से भी लड़ना पड़ता है। देखिए, अगर किसी वॉरशिप की मशीन थक जाए तो उसकी मरम्मत हो सकती है, लेकिन अगर जहाज पर मौजूद क्रू मेंटली टूटने लगे तो मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है। अगर मशीन को मेंटेनेंस चाहिए तो इंसान को भी तो रिकवरी चाहिए ना। लेकिन ट्रंप को लग रहा है कि राष्ट्रपति की कुर्सी मिल गई है, फंडिंग की कोई कमी नहीं है, युद्ध लड़ते चलो। और इधर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लिंकन जहाज पर मानसिक तनाव और थकान इतनी बढ़ गई कि कुछ सैनिकों ने समुद्र में कूदने की कोशिश की। नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स से बातचीत में सैनिकों के परिवारों ने मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने और आत्मघाती विचारों की जानकारी भी दी है। एक सैनिक की पत्नी ने बताया कि उसके पति ने अत्यधिक थकान के बीच जहाज से कूदने की कोशिश की। उधर CNN के मुताबिक पिछले महीने एक नौसैनिक समुद्र में गिर गया था और उसे तुरंत बचा लिया गया। अब सवाल है कि आखिर अमेरिकी युद्धपोतों से नौसैनिक समुद्र में कैसे गिर रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं? क्या वे आत्महत्याएं करने की प्रयास कर रहे हैं? क्या इन जहाजों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है जहां वे जान देने के लिए मजबूर हो रहे हैं? ट्रंप को निश्चित तौर पर इसे सोचना चाहिए। और अगर आप देखें तो जहाज के बाहर तो समुद्र है और अंदर में हजारों सैनिक मौजूद हैं और दोनों के बीच एक चीज लगातार बढ़ रही है और वह है मेंटल प्रेशर, और जिसे अगर ट्रंप प्रशासन नहीं संभालती है तो स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ सकती। और देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर तो महीनों तक समुद्र में रह सकता है, लेकिन इंसान की जो मेंटल बैटरी है उसकी भी एक लिमिट ही तो हो सकती है ना। उसकी तो एक लिमिट होती है, लिमिट तक ही चलती है, क्योंकि किसी भी युद्ध की एक कॉस्ट एम्यूनिशंस तो होती है और दूसरी फ्यूल भी होती है, लेकिन एक तीसरी कॉस्ट भी होती है, ह्यूमन इंड्योरेंस, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जरा ईरान का खतरनाक प्लान सुन लीजिए, जिसे सुनकर अमेरिका और इजराइल इस वक्त दहशत में होंगे। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अगली बड़ी जंग की शुरुआत कर दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जून में हुए समझौते के बाद मिले शांत समय का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में किया है। इस दौरान ईरान ने मिसाइलों का उत्पादन तेज किया, मिसाइलों की सटीकता बढ़ाई गई है, ड्रोन उत्पादन बढ़ाया गया है और खुफिया गतिविधियों को मजबूत किया गया है। यानी ईरान ने शांति के मिले समय को आराम में नहीं बल्कि जबरदस्त तैयारी में लगाया है। और ईरान की रणनीति साफ बताई जा रही है, अगर अमेरिका और इजराइल दोबारा हमला करते हैं तो जवाब पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा बड़ा घातक हो सकता है। यह बात सबको पता है कि ईरान के पास अमेरिका जैसी एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट नहीं है, लेकिन वह मिसाइल्स, ड्रोन्स और रीजनल पार्टनर्स के जरिए बैटलफील्ड को बड़ा करने की कोशिश कर सकता है। और अगर एक कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में फैलता है तो अमेरिका को सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं संभालना पड़ेगा, उसे समुद्री रूट्स, मिलिट्री बेसेस, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने रीजनल पार्टनर्स की सिक्योरिटी भी देखनी होगी। अब जरा ईरान के मिसाइल, ड्रोन और मिलिशिया का नया जाल जान लीजिए। तो रिपोर्ट के अनुसार रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने क्षेत्र में अपने सहयोगी मिलिशिया के साथ भी तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरानी कमांडरों को इराक, यमन और लेबनान भेजा गया है, जहां संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना पर समन्वय किया गया। लाल सागर के आसपास मिसाइल, नौसैनिक
और उनके हथियार के साथ साथ ड्रोन लॉन्चर तैनात किए गए हैं। यमन में मौजूद ईरान समर्थित लड़ाकों को सऊदी अरब के बंदरगाहों और ऊर्जा ठिकानों से जुड़ी कई खुफिया जानकारी और टारगेट लिस्ट देने की बात भी सामने आ रही है। और इस पूरे नेटवर्क का मकसद किसी भी बड़े अमेरिकी या इजरायली हमले की स्थिति में कई मोर्चों पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। और यह सब कुछ अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हो रहे हैं। यानी अगर अगली बार हमला हुआ ईरान के ऊपर तो ईरान चाहता है कि जवाब सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि पूरे रीजन में महसूस हो। मतलब एक जगह हमला होने पर दूसरी जगह से जवाब आने की जो स्ट्रेटजी है वह ऐसी है जैसे कि चेस बोर्ड पर एक साथ कई मोहरे को आगे बढ़ा दिया जाए और सामने वाले को कंफ्यूज करके उसका फ्यूज उड़ा दिया जाए। अब ईरान शायद यह कह रहा है कि एक ही दरवाजा क्यों खटखटाना, पूरा का पूरा घर ही नॉक कर देते हैं। और खास बात यह है कि ईरान की ज्योग्राफी और उसके रीजनल कनेक्शंस उसे गल्फ, इराक, यमन और वाइडर मिडिल ईस्ट में अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट करने की स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जिसका वह जमकर फायदा उठा रहा है। अब सुनिए कि कुवैत तक कैसे पहुंच सकता है ईरान का वार। तो ईरान की नई रणनीति में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, फारस की खाड़ी में इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाना और कुवैत तथा बहरीन जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने जैसे विकल्प शामिल बताए गए हैं। सबसे सनसनीखेज दावा कुवैत में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मई में कुवैत ने 6 रिवॉल्यूशनरी गार्ड सदस्यों को पकड़ा था, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने किराए की मछली पकड़ने वाली नाव से एक कुवैती द्वीप पर उतरने की कोशिश की थी। दक्षिणी इराक के रास्ते कार्रवाई की चर्चा भी सामने आई है। अब जरा ईरान की संभावित स्ट्रेटजी को अगर आप देखें तो समझने के लिए इसे एक विशाल जाल की तरह देखिए। एक धागा मिसाइल्स का है, दूसरा ड्रोन का है, तीसरा रीजनल नेटवर्क्स का है और चौथा इंटेलिजेंस का है। अगर कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू होता है तो ईरान शायद कोशिश करेगा कि अमेरिका और इजराइल को सिर्फ एक बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि कई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस में अपना ध्यान बांटना पड़े। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में असली डर सिर्फ एक बड़ी स्ट्राइक का नहीं है बल्कि एक ऐसे चेन रिएक्शन का है जिसमें एक हमला कई नए मोर्चे खोल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।